यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने पत्रकार जाकिर हुसैन जी से। नमस्कार। मोहम्मद जाकिर हुसैन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं जाकिर हुसैन साहब से आपकी मुलाकात कराऊं, बताना चाहूँगा कि जाकिर हुसैन साहब काफ़ी लंबे समय से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। हरी भूमि से फ़िलहाल जुड़े हुए हैं वो, और पत्रकारिता के साथ साथ भी और भी बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। वो अलग से भी लिखते हैं और खोजी पत्रकारिता है वो भी करते हैं। फिर उसके बाद उनकी एक विचारधारा को लेकर के भी वो काम करते हैं। सारी बातों पर आज हम उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। तो जाकिर साहब, आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि संजीव जी ने बताया, संजीव भाई ने, तो मैं मूलतः तो इस्पात नगरी भिलाई का ही हूँ और मेरा जन्म भिलाई के सेक्टर 1 में हुआ। मेरी पढ़ाई भी सेक्टर 1 में हुई, स्कूली पढ़ाई, उसके बाद भिलाई विद्यालय, और स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज भी सेक्टर 7 कल्याण कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। इसके बाद मैंने पत्रकारिता को अपना करियर चुना और पत्रकारिता में ये 22वां साल है मेरा। जी। तो जाकिर भाई, ये बताइए कि आप भिलाई में आप रहे हैं और भिलाई की इस्पात नगरी से आपका पारिवारिक जुड़ाव भी रहा है, तो आप स्टील प्लांट में कोई सर्विस में जा सकते थे या किसी और पेशे में भी जा सकते थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको ये पत्रकारिता के लाइन पर आना पड़ा या आपने चुना इसे? यह साफ अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि इसमें जा सकते या उसमें जा सकते, क्योंकि जिस टाइम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब बहुत ज़्यादा करियर को लेकर के कोई मार्गदर्शन जैसी चीज़ नहीं थी। एक संयोग की बात थी कि दैनिक भास्कर में उस टाइम में जगह खाली थी और भिलाई के हमारे कार्टूनिस्ट हैं त्र्यंबक शर्मा जी, तो वो भी हमारे सेक्टर 2 के ही हैं। कुछ संयोग से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा, भास्कर में अगर तुम खाली हो तो चले जाओ दैनिक भास्कर में, और गया। और इस तरीके से बहुत मतलब एक कैजुअल जिसको शुरुआत बोलते हैं, तो उस तरीके से हुई बाद में। लेकिन फिर जुड़ने के बाद में लगा कि हाँ, ये तो रुचि का काम है। सिर्फ विज्ञप्ति बनाना ही मतलब अखबार से जुड़ना नहीं है। उसके साथ में फिर विज्ञप्ति बनाते बनाते फिर हमारे संपादक थे दिवाकर मुक्तिबोध जी। तो दिवाकर जी की तो सभी जानते हैं कि साहित्यिक अभिरुचि उनकी, और कला संस्कृति साहित्य हर चीज़ को समझने वाले। तो दिवाकर जी का प्रोत्साहन उस टाइम में मिला। समाचार संपादक हुआ करते थे और संपादक थे रमेश नैयर जी। तो नैयर जी ने भी देखा और काफ़ी उन लोगों से प्रोत्साहन मिला। तो इस तरीके से फिर लगा कि हाँ, ये लाइन ही शायद मेरे लिए है और इसी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में और फिर ध्यान नहीं आया कि और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं या और कहीं जा सकते हैं। हालांकि पत्रकारिता में उस टाइम में जो मेरे वरिष्ठ थे उन लोगों ने कई बार टोका भी कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये टाइम तुमको अभी कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कहीं कोई अच्छे जॉब की तलाश करनी चाहिए। तो ठीक है, बड़े भाई लोगों ने मार्गदर्शन भी दिया, कुछ कोशिश भी मैंने की कि जब पता चला कि ये तो बिल्कुल एक अस्थाई प्लेटफॉर्म है, कभी भी आप बाहर नज़र आ सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप बाहर हो सकते हो। और यह चीज़ें हुई भी पत्रकारिता के करियर में। लेकिन उस टाइम में एकदम शुरुआती दौर था तो थोड़ा कुछ चीज़ें वो लगती थी कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि और कोई करियर का ऑप्शन नहीं था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें फिर सुधरती गई और पत्रकारिता में ही फिर काम आगे बढ़ता गया।
लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो आप ब्लॉग्स भी लिखते हैं उसमें पुराने अपने आलेखों को उसमें लिया हुआ है। काफ़ी नामचीन व्यक्तियों से आपने एक सीरीज़ आपने चलाया है, उनसे इंटरव्यू, उनसे बातचीत आपने किया है, चाहे वो गायक कलाकार हों या फिर फिल्मी कलाकार हों या फिर के नायकर जैसे हास्य कलाकार हों। तो इन सब चीज़ों को देख कर के लगता है कि बहुत कम पत्रकार हैं जो इस तरह से अलग से कुछ काम कर पाते हैं। तो कैसे आपने ये किया और आपको ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? जैसे कि मोहम्मद अजीज़ के साथ में आपने अपना अनुभव जो है आपने साझा किया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके बारे में बताइए और किन किन कलाकारों से, किन किन नामचीन हस्तियों से आपने बातचीत किया, तो संक्षिप्त में अगर उस बारे में भी कुछ बातचीत हो जाए तो अच्छा होगा। देखिए, असल में हम लोगों को फ़ायदा जो सबसे बड़ा मिलता है वो भिलाई का मिलता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे स्टील प्लांट है, बहुत सारी टाउनशिप है, लेकिन आप देखिए आज़ादी के 10 साल के बाद जब भिलाई बनना शुरू हुआ था तो पूरे देश का फोकस जो है वो भिलाई पे था। और देश का कोई ऐसा नामचीन कलाकार या कोई नामचीन हस्ती ऐसी नहीं थी जो भिलाई ना आई हो। यहाँ तक कि विदेश के भी अगर कोई आते थे तो वो सबसे पहले उनको भिलाई भेजा जाता था कि देश कैसे तरक्की कर रहा है, जाके देखिए। अच्छा। तो भिलाई वालों के लिए मतलब कोई पर्सनालिटी या और उसको क्या बोलते हैं, कोई ऐसा वैसा मोह नहीं था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, अरे ये आया है, क्योंकि भिलाई वाले आदी हैं। मैं आपको बताऊं कि आप भिलाई शुरुआत से देखिए तो जिन लोगों को सुनने देखने के लिए बड़े शहरों में टिकट लगा के भी लोग नहीं देख सुन पाते हैं, ऐसे लोग भिलाई में सहज होकर कार्यक्रम दे के गए, रुक के गए, रह के गए, ऐसे लोग गए। तो ये जो हमारे शहर का जो बैकग्राउंड है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। पत्रकारिता में आने के बाद में जैसा आपने पूछा कि इनसे कैसे इंटरव्यू, क्यों इंटरव्यू, ये भी बात आती है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा कि आप अखबार में काम कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, वहाँ तक के ठीक है, लेकिन आपका जो बॉस होता है, आपके जो संपादक होते हैं, उनका जब तक के मॉरल सपोर्ट ना हो, उनका जब तक के प्रोत्साहन ना हो, तब तक के आप नहीं कर सकते। तो मैं इस मामले में भाग्यशाली बोलूँगा अपने आप को कि मेरे जो भी संपादक रहे या अभी भी जो है संपादक, उन सभी ने कभी मैं अगर कभी कोई प्रपोज़ल लेकर के गया कि हमको ऐसा ऐसा करना है तो उन्होंने बिल्कुल ओके किया। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी घटना बताऊं, हमारे शहर में युवा गायक अमित साना इंडियन आइडल में उनकी एंट्री हुई थी और वो राउरकेला से एंट्री हुई थी। तो किसी को मालूम नहीं था कि ये भिलाई का बच्चा है। कुछ ऐसा अचानक कहीं से पता चला कि ये है बेसिकली भिलाई का। वहाँ राउरकेला में उनका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसके पास वो रह कर पढ़ रहा है, इसलिए वो राउरकेला का एड्रेस बता दिया था। तो मैंने अपने संपादक से बात किया, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से, तो वो मतलब ऐसा नहीं कि क्यों, क्या, कैसे, बोले नहीं करो तुरंत इसको। और कुछ एक संयोग की बात रही बोलना चाहिए कि मैंने बस पहले दिन उसकी खबर लिखा, हमारे यहाँ हरिभूमि में करीब आधा पेज वो खबर छपी अमित साना को लेकर के। और देखते ही देखते कुछ शायद वैसा होना था, वो कुछ एक माहौल सा बन गया शहर में। फिर दूसरे अखबार के लोगों ने भी लिया। तो ये मेन संपादक का प्रोत्साहन होता है। संपादक अगर चाहे, आपका संपादक अगर प्रोत्साहित करे तो आप कर सकते। तो ऐसे जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई या और भी, मतलब कोई ऐसी हस्ती नहीं है, मतलब अगर मैं भिलाई में रहा हूँ तो उनसे इंटरव्यू करने का, उनसे मिलने का, उनसे यादगार बातचीत करने का और लंबी लंबी बातचीत करने का। आज कम से कम इस 20-22 साल के करियर में बहुत सी दुर्लभ रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास एक धरोहर के तौर पे है। बहुत बढ़िया कि वो रिकॉर्डिंग है तो आज लगता है कि हाँ चलो कुछ काम कर गए। जी बिल्कुल। आप जो साथी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इनका जो ब्लॉग्स है भिलाई से, उसको आप देखिए तो आप पाएंगे कि बहुत सारी इस तरह की जो बातें हैं वो आपको उस ब्लॉग्स में मिलेगी, जो इन्होंने अलग से किया है। जो साधारण रिपोर्टिंग है वो तो है ही, लेकिन जो स्पेशल जो काम है वो किया है। और इसके बाद एक
किताब की बात करूँगा, वैसे उस किताब पे हम लोग अलग से चर्चा करने वाले हैं जी। तो जो भिलाई के इतिहास को लेकर के आपने न्यूज़पेपर में जो एक सीरीज़ लिखा, उसको बाद में किताब की शक्ल में आपने उसको प्रकाशित भी कराया, तो इसकी जो बैकग्राउंड में क्या भूमिका थी और क्यों इसकी शुरुआत हुई, मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में कुछ बताइए थोड़ा संक्षिप्त में आप। देखिए, भिलाई अब चूँकि मेरा जन्म का शहर है तो वो स्वाभाविक है, वो कोई अनोखी बात नहीं है कि अगर मैं कोई भी बच्चा, मैं हूँ या कोई बच्चा, अगर कि अपने शहर के परिवेश में जब वो बड़ा होता है, आसपास का माहौल जब देखता है तो वो चीज़ें उसके कहीं ना कहीं दिमाग में रहती हैं। तो मैं भी कोई अपवाद नहीं था। सेक्टर 1 का माहौल जो है वो बस बिल्कुल कारखाने से लगा हुआ है। तो लोडिंग अनलोडिंग की सुबह आवाज़ आना, वो बिल्कुल जैसे बम फूटने टाइप की आवाज़ होती है, बड़े बड़े लोहे के जो लोडिंग अनलोडिंग होती है, फिर सायरन बजना, और फिर उसके बाद आपके आसपास पूरा परिवेश जो है वो भिलाई स्टील प्लांट से रिलेटेड ही है कि घर में कोई मेहमान आ रहा है तो बातचीत होती थी कि सीपीएफ तुम्हारा कितना बना, पीएफ कितना बना, या ग्रेजुटी कितनी बनी, जो भी एरिया, ये सारी चीज़ें उस टाइम में एक अजूबा लगती थी कि ये लोग क्या बात करते हैं। घर में मतलब बड़े लोगों को देखो तो लगता था कि ये लोग क्या बात करते हैं, मतलब समझ में तो कुछ आता नहीं था। वो कोक ओवन ब्लास्ट फर्नेस भी बोलते थे या किसी बड़े अफसर का नाम लेते थे, तो एक आकर्षण लगता था कि ये लोग ऐसा क्यों बात करते हैं। ख़ासतौर पे मैं बताऊं, उस टाइम में मतलब पुराने लोगों के बीच में कारखाने के एक चीफ एग्जीक्यूटिव थे मिस्टर पुरतेज सिंह, और वो भिलाई शुरुआत हुई तब से वो आए थे। तो उनकी लोकप्रियता जो है कर्मचारियों के बीच में बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा जब जन्म हुआ तब तो उनका देहांत हो चुका था, लेकिन मैंने जो अपने घर में आसपास में लोगों को देखा तो कई लोगों के मुंह से सुनता था कि पुरतेज सिंह साहब ऐसे थे, पुरतेज सिंह साहब ये करते थे, साहब वो करते थे। मतलब हमेशा एक होता था ना, ये कोई एक हीरो टाइप से हम नाम सुनते थे कि वो ऐसे थे, वो खड़े हो जाते थे तो उनसे कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, फिर उन्होंने ये बनाया वो बनाया। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में जाके स्टोर होते रहती हैं। तो ये पूरा भिलाई का परिवेश, फिर परिवार में भी ज़्यादातर लोग सब भिलाई स्टील प्लांट में, तो स्वाभाविक है कि हम जा रहे हैं तो जैसे फादर की तनख्वाह का टाइम आया तो हम जा रहे हैं, अम्मी के साथ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, बैंक में जाके तनख्वाह निकालने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब पूरी चीज़ें जो है एक कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करती है। और फिर पत्रकारिता में आने के बाद में एक ऐसा लगता है कि एक या पेंटर को जैसे कैनवास मिल जाता है। तो पत्रकारिता में आने के बाद लगा कि ये जो सारी चीज़ें जो दिमाग में जमा हैं इतने सालों से, क्योंकि भिलाई से हट के तो हम कोई और शहर की बात ही नहीं करते थे। फिर हमारा स्कूल का जो माहौल था या स्कूल के बाद का जो माहौल था, वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ भिलाई के कल्चर को ही कनेक्ट करती है। क्योंकि हम इतने सारे आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में हर जात धर्म के लोग हैं। कभी हम नहीं जानते थे कि कौन क्या है, किसका क्या सरनेम है, ये तो बहुत बाद में ये सब फीलिंग आई। लेकिन बचपन में तो हम नहीं जानते थे, हम नाम से जानते थे। और जो कल्चर होता है, एक मिनी इंडिया जो बोलते हैं, मिनी इंडिया का कल्चर वो हम लोगों ने जिया है भिलाई में। तो पत्रकारिता में आने के बाद में फिर लगा कि इन सब चीज़ों को विस्तार से इनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये उसके पीछे की एक उसका बैकग्राउंड ही समझिए। अच्छा ऐसा रहा वो। वही चीज़ आपने सीरीज के रूप में वो जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ जी। तो एक बात आपने कहा कि जो मिनी इंडिया की बात कहा कि किस प्रकार से सब लोग मिलजुल करके वहाँ पर रहते हैं, और जिस प्रकार से आज हिंदू मुस्लिम को लेकर के बातें होती हैं, जिस प्रकार से जातिवाद और धर्म के जो कट्टरवाद जो है उसको बढ़ावा दे करके बात किया जाता है। तो आपके लेखों में भी ये मिलता है कि आप किस प्रकार से एक बराबरी की बात आप करते हैं और उन मुद्दों को आप उठाते हैं जो कि एक मिसाल, इस तरह की बराबरी की मिसाल जो कायम किए हुए हैं। तो ये सारी विचारधारा कहाँ से आती है आपको? क्या जो मिनी इंडिया का जो असर है वो आपके ऊपर? मैं आपको बताऊं, भिलाई का कल्चर जो है, हम बचपन में ये नहीं जानते थे कि हम जिसके साथ में खेल रहे हैं वो किस जात धर्म का है। हाँ, ये है कि एक
बाइफर्केशन तो होता है कि वो रमेश है तो वो मुसलमान नहीं है, ये असलम है तो ये मुसलमान है, या वो जॉन है तो वो ईसाई है, बस इतना ही जानते थे। उसका और माइक्रो डिटेलिंग में कभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं बताऊं कि हम बच्चे अगर खेल रहे हैं तो किसके घर में जाके हम पानी पी रहे हैं, किसके घर में जाके खाना खा रहे हैं, इससे कभी कोई किसी को वो ही नहीं रहा। मतलब जितना हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते थे उतना ही दूसरे बच्चों का भी रखते थे, या हमारा जो है दूसरे पेरेंट्स भी। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो मान लीजिए किसी दोस्त की मदर अगर वहाँ पे आ गई तो वो सिर्फ अपने बच्चे को नहीं लेके जाएगी, चलो तुम सब चलो अंदर, चलो अंदर, सबको बिठा के खिलाएगी। तो ये कल्चर जो हम लोग जो देखे हैं अभी भी है, वो कल्चर भिलाई में, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि अभी नहीं है। हालांकि देखिए एक समय के बाद में चीज़ें बदलती है, अब रेगुलर एम्प्लॉय कम होते गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। लेकिन जो हम लोगों ने जिस कल्चर को जिया है तो वो तो शायद वो किताबों में ही मिलेगा ऐसा लगता है जी। लेकिन हम चाहेंगे कि वो कल्चर जो है वो ऐसा ही बना रहे, और बल्कि ये जो मिनी इंडिया वाला जो कल्चर है, जो आपसी भाईचारा का जो कल्चर है, वो पूरे भारत में फैले। और उसकी मिसाल भिलाई तो है ही, भिलाई जैसे और भी बहुत सारे शहर हैं जो कि इस तरह की मिसाल को कायम करते हैं। तो जाकिर साहब, आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मैं इसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। और जाते जाते चाह रहा हूँ कि ऐसे जो साथी हैं जो कि पत्रकारिता में अपना कैरियर अपनाना चाहते हैं, तो उनको आप कुछ सलाह दीजिए कि पत्रकारिता में आने के बाद में क्या परेशानियाँ आएगी, या क्या संघर्ष करना पड़ेगा, क्यों इसमें आना अच्छा रहेगा, या कैसे काम करे कि वो एक अलग से अपनी पहचान बना सके, जैसे कि जाकिर हुसैन ने अपनी पहचान बनाई है। देखिए, पत्रकारिता में आना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आने के बाद में फिर उसको सस्टेन करना, उसमें आप अपने आप को जिंदा कैसे रखते हैं, ये बड़ी बात है। आप रूटीन की पत्रकारिता तो करनी ही है हमको, कि मेरे आसपास की जो समस्या है, चाहे नाली की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, या ट्रेड यूनियन की समस्या, वो तो हमको जगह देनी ही है। लेकिन आप उससे हट के अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। रूटीन का काम तो आप करिए, लेकिन उससे हट के आप क्या कर सकते हैं उस पर आप ध्यान देंगे तो मेरा मानना है कि शायद आपकी पत्रकारिता आपको एक संतोष देगी कि हाँ, मैंने ऐसा किया। जी, बिल्कुल सही आपने कहा, और फिर से आपका धन्यवाद देता हूं मैं। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।